हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिक बुक है जिसका सार संग्रह पढ़े थे उसका आज रहेगा पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज, थीन बांध स्थित है। जो थीन बांध है ये पंजाब में स्थित है। किस नदी पे? तो स्थित है रावी नदी पे। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को। नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है, तो ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है ये सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है, और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहेगा तो कोसी नदी हो जाएगा, जिसे बिहार के शोक कहते हैं। गांधी सागर तथा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पे। विश्व के सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? देश में सर्वाधिक नलकूप कहेगा तो उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। भूकंप लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अधिकेंद्र। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? दामोदर परियोजना हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। भूकंप की दृष्टि से भारत के दो अति संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? हिमालय हो जाएगा एवं गुजरात क्षेत्र हो जाएगा। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है या किस नदी की उपमा है? तो असम के शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? ये हो जाएगा बाढ़ तथा सूखा। धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा का निर्यात करता है? तो ये चीन और जापान को करता है। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका स्थापना हुआ था 1967 में। और भारत में तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान की खेतड़ी प्रसिद्ध है। बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है? रोहतास बिहार में पाइराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला किस प्रकार के शैलों में पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है अवसादी शैल के मध्य। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला, और ये कोयला का प्राथमिक रूप है। भूगोल का पिता या जनक भूगोलवेता को कहा जाता है? तो किस भूगोलवेता को कहा जाता है? हिकेटियस को। हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमानित किया गया है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे है? देखने का श्रेय सर्वप्रथम कहेगा तो गैलीलियो का है। मंदाकिनी आकाशगंगा में रात्रि के समय तारों के समूहों की एक दूधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूध मेखला। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, आगे है हैली क्या है? तो हैली एक पूछल तारा है, जो कि हैली क्या है? तो एक पूछल तारा है। डवार्फ क्या है? तो डवार्फ हो जाएगा एक आकाशगंगा। हैली क्या है? तो एक पूछल तारा है, वही डवार्फ कहेगा तो एक आकाशगंगा है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में कोपरनिकस किए थे। आगे है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। इसलिए मध्य रात्रि के सूर्य नॉर्वे देश को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त कहेगा तो मंगल ग्रह पे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है।
जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। अपनी धुरी पे सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, और ये अपने ध्रुव पर सबसे तेज घूमता है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक हो जाएगा बुध है। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे सौरमंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है? इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है अरुण ग्रह। और इसका जो किस उपस्थिति के कारण ये दिखाई देता है? तो मीथेन जो गैस है इसकी उपस्थिति के कारण। सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन आदि 9 वलय हैं? तो किसके सौरमंडल का किस ग्रह के चारों ओर डेल्टा, गामा, डेल्टा, इप्सिन आदि के 9 वलय पाया जाता है? तो अरुण ग्रह के। किस ग्रह के चारों ओर? तो अरुण ग्रह के। लेटा हुआ ग्रह कहेगा तो अरुण ग्रह के कहते हैं, जिसका खोज किए थे विलियम हर्शेल 1781 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आकाश में पीले तारे की समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि। ये पीले तारे के समान कहेगा तो शनि हो जाएगा। और कौन सा ग्रह के रंग पीला होता है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। और वही कह देगा कि आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह तो शनि हो जाएगा। किस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है? तो ये होता है अरुण ग्रह पे। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह या भाग्नि ग्रह भी कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा। अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, अरुण ग्रह की खोज कौन किए थे? तो विलियम हर्शेल। वरुण जिसे नेपच्यून भी बोलते हैं, ग्रह की खोज किसने की थी? जोहान गैलीली 1846 में। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है? तो मीथेन। आगे देखेंगे, सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? तो ये मंगल के है। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि ग्रह को। सौरमंडल के ग्रहों में कौन सर्वाधिक चमकीला है, इसलिए उसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा होने का कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है? तो ये शुक्र ग्रह के सर्वोच्च बिंदु है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? ये ग्रह हो जाएगा अरुण। मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। बृहस्पति का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह क्रमशः कौन सा है? बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा गैनीमेड, सबसे छोटा हो जाएगा सिनोवा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण तथा वरुण। किस खगोलीय पिंड को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है कौन सा है? तो ये हो जाएगा फोरबेस्टा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर्य वर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। और अधिकतम दूरी पे कब होता है? तो 4 जुलाई को। न्यूनतम कहेगा तो 3 जनवरी को होता है। न्यूनतम होता है 3 जनवरी को, अधिकतम होता है 4 जुलाई को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जब कभी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है
तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, या दूसरे शब्दों में सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और वहां अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब कभी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा यहाँ अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सदैव अमावस्या के दिन। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो पृथ्वी के जो अक्ष है अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। आगे है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को कितनी डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है? 1 डिग्री के अंतराल पे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत-वृत्त के रूप में भी जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मखर रेखा कहते हैं। वर्ष की किन तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। या 22 सितंबर और 20 मार्च को। आगे देखेंगे, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संक्रांति। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? ये होती है विषुवत रेखा पे। दुनिया का मानक समय किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब तथा कहाँ पे संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन में। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे अवस्थित माना गया है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कौन है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी है? तो ये बनी है बेसाल्ट चट्टान से। पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान से। आगे हो जाएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी का उप विभाग यानी कि सियाल मुख्यतः किससे बना है? तो सियाल बना है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से। पृथ्वी के भूपर्पटी का उप विभाग सीमा मुख्यतः किससे बनी है? तो ये बनी है सिलिकॉन मैग्नीशियम से। जो भूपर्पटी का उप विभाग यानी कि ऊपरी भाग ये बना है सिलिकॉन एल्युमिनियम से और बीच वाला भाग बना है सिलिकॉन मैग्नीशियम से। पृथ्वी के आवरण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आवरण में कहेगा तो सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा निकेल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वायुमंडल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट का, जिसका ऊंचाई हो जाएगा 8850 मीटर। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसका है? मरियाना गर्त का, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका गहराई हो जाएगा 11,022 मीटर। भारत में किन प्रमुख नदियों के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी के बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानें परतदार एवं जीवाश्म मुक्त होती है? अवसादी चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानें परतदार व जीवाश्म मुक्त होती है? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टानें। झारखंड के कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? तो ये पैगमाइट आग्नेय चट्टान में मिलता है। हवाई द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। आगे देखेंगे, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। संसार का सबसे विशाल ज्वालामुखी हो जाएगा मौना लोआ। भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्मोलॉजी।
भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा का मापन किस पर किया जाता है? तो ये रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाने वाले तत्कालिक भारत के किस महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम पड़ा? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट के नाम पड़ा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तेबई, जो कि 1975 में चढ़ी थी और ये हैं जापान के। पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, ये थी बछेंद्री पाल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं? पामीर के पठार को। आगे हो जाएगा। ब्राजील के पठार का आकार किस प्रकार का है? तो इसका आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। किस पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं? ईरान के पठार को एशिया माइनर के पठार भी कहते हैं। संसार की सबसे नीची झील कौन सा है? इजराइल में स्थित मिलिते सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। संसार की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील सुपेरियर झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। झील के अंदर स्थित झील मैनीटू किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। किस देश को हजार झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। आगे देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और ये किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहा कहा जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वन को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा वन के नाम से जाना जाता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। एशिया के सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में है। डेनूब नदी किस सागर में गिरती है? डेनूब जो नदी है ये काला सागर में गिरती है और जो डेनूब नदी है ये सर्वाधिक देश से गुजरती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। यूरोप के किस नगर को फैशन की नगरी भी कहा जाता है तथा जो विश्व के सुंदर नगरों में से एक है? तो ये हो जाएगा पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। पेरिस नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंततः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी जलमार्ग। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। किस नदी को इटली के गंगा कहते हैं? पो नदी को इटली के गंगा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना के हृदय कहा जाता है पंपास को। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश हो जाएगा पेरू। अफ्रीका में बहने वाली नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये हो जाएगा कांगो नदी। आगे देखेंगे, आगे है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो के नगर कहते हैं? तो हीरो के नगर कहते हैं किम्बरले को। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा मिस्र की काहिरा। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा नाइजीरिया। अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहते हैं? कांगो को कहा जाता है वनों के देश। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी डार्लिंग नदी।
न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? मायोरी। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया किस किस्म के ऊन के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? मैरिनो ऊन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? दक्षिण के ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण जी अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखेंगे किस देश की प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? कहवा का पात्र कहा जाता है ब्राजील को। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा। सर्वाधिक 13 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश हो जाएगा चीन। विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन। हिंद महासागर के सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सुंडा गर्त। आगे हो जाएगा बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। किस महासागरीय जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? अल नीनो को कहा जाता है क्रिसमस के बच्चों की धारा। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। निम्न ज्वार कब उत्पन्न होता है? प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। किस वायुमंडलीय गैस के बिना जीवन संभव नहीं है? ऑक्सीजन के बिना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जो कि 0.93% पाया जाता है। आगे हो जाएगा ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रायः सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे जलवायु तथा मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है किस मंडल में घटित होती है? ये होती है क्षोभ मंडल में। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में। किस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल को। कौन सा मंडल हमारी संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से भी रेडियो तरंगे विभिन्न स्थानों को भेजी जाती है? तो ये मंडल हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा मंडल है? तो आयन मंडल। किस मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलती है? समताप मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस मंडल में होता है? ये होता है क्षोभ मंडल में। सुपरसोनिक विमानों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय मंडल कौन सा है? यह है समताप मंडल। वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहते हैं? मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर विकिरण या सौर ऊष्मा को किसकी संज्ञा दी गई है? सूर्य ताप। इसे क्या कहते हैं? तो सूर्य ताप कहते हैं। आगे है किसी स्थान का वायुदाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसे नापा जाता है बैरोमीटर से। वायुदाब में अचानक कमी आ जाना किस बात का सूचक है? तूफानी मौसम का। आगे देखेंगे, आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब तथा किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो ये किया था अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का उत्तरदायित्व किस संस्था पे है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पे। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य के है? तो महाराष्ट्र के। आगे देखेंगे वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कहेगा तो यह है गोवा।
भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किनकी रचना है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया का। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉलर मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पे यह आधारित थी। आगे हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? दूसरा में दिया गया था आधारभूत व भारी उद्योग को। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि व उद्योग को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो चतुर्थ में दिया गया था कृषि को। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? उद्योग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? छठी में दी गई थी ऊर्जा उत्पादन के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना था। ये क्या था? तो सबसे सफल था, और सफल कहेगा तो तीसरा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्थान पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है? यह होता है विषुवत रेखा पे। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों को किस नाम से जाना जाता है? गरजता चालीसा के नाम से। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्र में पछुआ पवन को किस नाम से जाना जाता है? प्रचंड पचासा के नाम से। दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्र में पछुआ पवन को किस नाम से जाना जाता है? चिखता साठा के नाम से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानसून पवनें सामान्यतः किस कटिबंध में चलती है? तो ये चलती है उष्ण कटिबंध में। रात में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को क्या कहते हैं? स्थलीय समीर। दिन में समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सागरीय समीर। संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो यह होती है पर्वतीय। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला चक्रवात कौन सा है? तो टर्नेडो हो जाएगा। डेविस जलडमरू माध्य किन देशों के बीच स्थित है? ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप के बीच। आगे हो जाएगा, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू माध्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू माध्य। आगे है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? कृषि व रोजगार को। किसका विकास ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा व स्वास्थ्य। किस अवधि की पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया? 1978 से 1983 ईस्वी के पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो ये होते थे प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये की गई 3री पंचवर्षीय योजना में। योजना अवकाश अवधि में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? कृषि और उद्योग के क्षेत्र में। अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर शुरू की गई थी? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके अनवरत योजना को शुरू की गई थी। आगे हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना को इसके योजनाकार तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल के नाम पर गाडगिल योजना भी कहते हैं? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। अब तक की सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है? 3य पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग का गठन किस रूप में हुआ था?
गैर संवैधानिक व परमादर्शी निकाय के रूप में। आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की आधिकारिक प्राप्ति? तो यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान नामक पद्धति अपनाई गई? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक रही? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस वीडियो के यहीं तक लास्ट करते हैं और अगला जो पार्ट है अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हो सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।